लाइव लेजेंड से बातचीत के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो है बहुत ही स्पेशल एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक एएमसी नीलेश शाह सर। नीलेश सर, सबसे पहले आपका इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली में स्वागत है, वेलकम है सर। थैंक यू आनंद। नीलेश सर, हमारे डिस्कशन की मैं स्टार्टिंग करना चाहूंगा केतन पारिक के समय से। सर, केतन पारिक के समय की आपकी कुछ लर्निंग और उसी के साथ साथ एक मिस्टेक जो आपको लगता है कि यार ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी और उसके पीछे की लर्निंग। वो जो पूरा टेलीकॉम मीडिया और टेक्नोलॉजी का बबल था, उसमें कुछ चीजें बहुत सही तरीके से समझने को मिली। एक कि चाहे कितना भी बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी गाइडेंस क्यों न दे, अल्टीमेटली आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। भेड़ बकरी की तरह किसी के पीछे चल के आप पैसा नहीं बना सकते। उन दिनों बड़े बड़े दिग्गज इंटरनेट के टेक्नोलॉजी के एनालिस्ट थे। वो जो बोलते थे वो सत्य बन जाता था। और उन्होंने आईबॉल थियरी बनाई थी कि इस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर इतने आईबॉल्स आएंगे, इतने लोग आएंगे तो इतना वैल्यूएशन होना चाहिए। और उस वक्त ये सारी चीजें अचरज लगती थी, दिल मानता नहीं था, बट आंखों के सामने वो जो बोलते थे वो होता था। इवेंचुअली फंडामेंटल्स प्रिवेल और भंडा फूट गया। सो अपने में कहावत है, सुनिए सबकी, करिए अपनी। सो आंख कान हमेशा खुला रखने का, सबको देखिए, सबको सुनिए, बट फिर अपना खुद का कॉल लीजिए। और आप जो कॉल लेते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर, वही सच गिरेगा, वही आपको कन्विक्शन देगा। तो सर, उस समय का एक्सपीरियंस कैसा हुआ करता था? क्या माहौल होता था? क्या एक्साइटमेंट रहता था उस समय? उस समय अलग अलग प्रकार के लोग थे। एक मेरा दोस्त था जिसने मतलब अपने शेयर्स बेच के रियल एस्टेट खरीदा उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली ही मेड लॉट ऑफ मनी एंड ही देन क्रिएटेड लॉट ऑफ वेल्थ आल्सो। देयर वाज अनदर फ्रेंड जो ट्रेडिंग करता रहा, तो पैसा भी बहुत बनाया और खोया भी बहुत। तीसरा एक दोस्त था जो पूरी तेजी में ऑलमोस्ट बाहर बैठा रहा, सेइंग नहीं नहीं, ये तो बबल है, ये तो बबल है, ये तो बबल है। और जब अंत आ गया था तेजी का, तब उसकी ढाढ़स छूट गई, वो मार्केट में घुस गया। सो उसने पैसा कुछ बनाया नहीं, बट खोया बहुत। अब ये तीन लोग अलग अलग प्रकार के थे, कॉमन बैकग्राउंड था, सभी लोग पढ़े लिखे थे, बट एक ने पैसा जोर से बनाया, एक ने पैसा जोर से खोया, और दूसरे ने न बनाया न खोया। तो ये सारे नमूने उस समय मिले, आज भी मिलते हैं। एंड इसीलिए मतलब अब बाल सफेद होने को आया है, तो मैं ये मानने लगा हूं कि आपकी तकदीर से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिल सकता। सुपर्ब है सर। सर, इसी बात से ना एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। अभी ऑफ लेटली क्या हुआ है, जैसा आपने कहा कि सुनो सबकी लेकिन करो मन की। आज भी बहुत ज्यादा नॉइजेस आती जा रही है और बढ़ती जा रही है मार्केट के बारे में। कभी एक्सवाईजी ऑफिशियल आते हैं, वो कुछ कह देते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, वहां से मार्केट 2000 पॉइंट और बढ़ जाता है। फिर कभी कोई और आता है, कुछ मार्केट के लिए कह देता है। अब आपका यहाँ पे मार्केट आउटलुक क्या है और क्या ध्यान रखा जाए, और क्या इन ऑफिशियल स्टेटमेंट से हमें बहुत ज्यादा गाइड होना चाहिए? सो डेफिनेटली सबको सुनना चाहिए, बिकॉज हर आदमी अलग पहलू लेके आता है। मार्केट एक कलेक्टिव विजडम है। अब आज के लेवल से मार्केट ने कुछ चीजें सोच के रखी है, वो सही हो गई तो मार्केट चलेगा, वो गलत हो गई तो मार्केट गिरेगा। पहला एक है कि कोविड-19 से इकोनॉमी को इम्पैक्ट हो रही है और मार्केट ऊपर जा रहा है। उसका एक ही आंसर है, मार्केट शॉर्ट टर्म पेन को इग्नोर कर रहा है और लॉन्ग टर्म गेन्स को देख रहा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट क्या उम्मीद लगा के बैठा है? एक
थर्ड वेव दूसरे वेव के सामने छोटा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मलाइज हो जाएगी, वैक्सीनेशन रैंप अप हो जाएगा, तो थर्ड वेव अपने आप कंट्रोल में आएगा। जो कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि अरे बट हमने कोविड-19 को ढंग से मैनेज नहीं किया, तो आप ऐसी उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अब सी मार्केट हमेशा चीजों को देखता है, समझता है। उसे कोविड-19 की डेथ दिखती है, उसे कोविड-19 के एक्टिव केसेस दिखते हैं, बट साथ में वो ये भी देख रहा है कि हमने 90 टन 900 टन ऑक्सीजन जो बनाते थे मेडिकल ग्रेड का, उससे 9000 टन कुछ ही सप्ताह में कर दिया। हमने रेमडेसिविर प्रोडक्शन 35 लाख से 1.25 करोड़ कुछ ही दिनों में कर दी। तो मार्केट इन चीजों को भी देख रहा है जिससे इस चीज को कंट्रोल में लाया गया। फिर उम्मीद क्या है मार्केट की? मार्केट की उम्मीद यही है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। ये उम्मीद क्यों बन रही है? बिकॉज जून 2020 में NSE 500 कंपनी का प्रॉफिट कुछ 32,000 करोड़ आया था। उसके बाद सितंबर में 1,70,000 करोड़ हो गया, उससे आगे 2,10,000 करोड़ हो गया। तो जिस तरह से प्रॉफिट जोर से ऊपर आया वैसा ही मार्केट को इस वक्त लग रहा है। अब भविष्य में क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा है, बट ये कहना मुनासिब होगा कि अगर मार्केट ने जो सोचा है उससे अच्छा या वैसा होता है तो मार्केट आगे बढ़ेगा, अगर नहीं होगा तो मार्केट नीचे आएगा। इसमें सर आपका आउटलुक क्या है? मुझे अभी भी याद है लास्ट जब हमारा डिस्कशन हुआ था और उसको भी हमने यूट्यूब पे डाला था, आपका ये कहना था कि अभी नॉइजेस है, जैसे नॉइजेस रुकेगी मार्केट वापस से स्टेबलाइज होके आपको चलता हुआ मिल जाएगा। यहाँ से आपका आउटलुक क्या है? जो मैंने उस वक्त बोला था अनंत, वो आज भी सही है। मार्केट में एक है नॉइज, दूसरा है न्यूज। एक है फैक्ट, दूसरा है टिप्स। एक है डिसिप्लिन, दूसरा है केयरफ्री एटीट्यूड। अब आपको मार्केट में ये तय करना है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो नॉइज के सहारे चलिए, कोई वांधा नहीं, बट ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस हमेशा रखना पड़ता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नॉइज के सहारे क्यों चल रहे, फिर न्यूज या डेटा के सहारे चलिए, उसमें एवरेजिंग करते रहना। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको हाइपर एक्टिव रहना पड़ेगा, हर न्यूज पे रिएक्शन देना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो पौधे लगाने के बराबर है। एक बार अच्छा सीड ले लिया, अच्छी जगह में पौधा लगा दिया, रोज पानी दे रहे हैं और देखभाल कर रहे हैं, तो फिर रोज वो पौधे को खोल के देखने की जरूरत नहीं कि वो पनप रहा है कि नहीं पनप रहा है। सो यू हैव टू figure out what are you playing. Are you playing T20? Are you playing one day? Are you playing test match? T20 खेल रहा है तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल आपने सर ठीक कहा कि आप क्या करना चाह रहे हो मार्केट में, पहले वो डिसाइड करो, फिर उसके अकॉर्डिंग माइंडसेट बनाओ। सर अभी माइंडसेट बनाने में सबसे पहला हमारा रोल आता है सेक्टर्स का, कि यहाँ पे किस सेक्टर्स पे हमें ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए या किस सेक्टर पे हमारा क्या आउटलुक है, चाहे वो सेक्टर म्यूचुअल फंड्स के लिए हो या ओवरऑल बात करें। आपका सर सेक्टर आउटलुक क्या है यहाँ पे? अनिल, मैंने हमेशा सोचा है कि अगर आप ऐसे सेक्टर में निवेश करें, सो देयर आर टू वेज टू एक्चुअली लुक एट इट। एक है कि आप अच्छे सेक्टर में निवेश करिए, अच्छी कंपनी में निवेश करिए। तो उसकी डेफिनेशन क्या है अच्छे की? जिस सेक्टर में या जिस कंपनीज में रिटर्न ऑन इक्विटी इज हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वही हमेशा अच्छा करेगी। आप 10% कमा के बैंकों को 8% देंगे तो आपका घर चलेगा। आप 8% कमा के 10% बैंक को देंगे तो आज नहीं तो कल बंद हो जाएंगे। सो ओवर अ साइकिल, whatever sector, whatever business you have invested should give you better ROE than the cost of capital. सेकंड चीज है कि जिस सेक्टर में ग्रोथ बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा है, वो जनरली आपको रिवॉर्ड करके जाता है। नाउ आप इस वक्त सोचिए कि कौन से सेक्टर में मुझे लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखता है, कौन से क्षेत्र में मुझे लॉन्ग टर्म तेजी दिखती है। एक अगर आप देखें
तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जनरली इकोनॉमी से 1.5-2 गुना ज्यादा दौड़ती है, तो ऑब्वियसली उनका ग्रोथ इकोनॉमी से अच्छा रहेगा। अब चाहे क्रिप्टो करेंसी आए, चाहे फिनटेक आए, बट जो बेसिक धंधा है लेन देन का, लेंडिंग एंड बोरोइंग का, इन्वेस्टमेंट्स का, वो तो चलता रहेगा। सो एक फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र है जो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। दूसरा है टेक्नोलॉजी क्षेत्र। आज हर चीज में टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट कर रही है। मतलब आज छोटे से छोटे शहर में अगर आप जाओ तो ऐप के ऊपर डिलीवरी होती है। आप अपने मतलब बारिश की मौसम में बम्बई में इस वक्त अगर पकौड़ा खाने का मन है तो आप पकौड़ा वाले को फोन के ऊपर फोन करके ऐप के ऊपर ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी परवेसिव हो गई है, तो वो सेक्टर भी अच्छा करेगा। तो एक ऐसे क्षेत्र है जो लंबे समय के लिए अच्छा करेंगे। दूसरा आज की परिस्थिति की वजह से उस सेक्टर में कुछ अच्छा हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल, हम सब वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल में न पंखा रिपेयर किया है, न एसी रिपेयर किया है, न कलर किया है, न टाइल्स बदली है। तो ये सारी चीजें आज वेयर एंड टेयर की वजह से खराब हुई है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन की वजह से कॉन्फिडेंस आएगा और लोग घर खोलेंगे, तो प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर, ये सब लोग अपने घर में आके रिपेयर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो जितने क्षेत्र ये होम इम्प्रूवमेंट के साथ लिंक्ड है, प्लाईवुड हुआ, टाइल्स हुआ, पेंट्स हुआ, फर्नीचर फिटिंग हुआ, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हुआ, वायर्स हुए, केबल्स हुए, सीमेंट हुआ, सैनिटरी हुए, ये सब में एक डिमांड आ जाएगी जो प्रोबेबली 1.5-2 साल की डिमांड 1 साल में खत्म हो जाएगी। तो ऑब्वियसली वहां पे ग्रोथ दिखेगा। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो मिलके ग्रोथ खड़ा कर सकती है। सर, आपने ये बहुत मजेदार, बहुत इजी तरीके में समझाया, जो हम हमारे आजू-बाजू में देख रहे हैं, हमारे आजू-बाजू के माहौल को देख रहे हैं, उसके बेसिस पे आपने समझाया, तो बहुत ही मजा आया। सर, इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स की तरफ से अब आ रहे हैं। एसआईपी के रिटर्न्स अब बहुत अच्छे दिख रहे हैं। देखिए, जब रिटर्न्स खराब होते हैं तब तो हम अपने मन को समझा देते हैं कि यार चल अभी रुक जाते हैं। अब अच्छे दिख रहे हैं, तो क्या यहाँ पे रिडम्पशन कर ले, रुक जाए, या क्या किया जाए? सो अनंत भाई, अगेन मैं अपने वो 3 बंदरों की बात करूंगा जो मेरे दोस्त थे। बिल्कुल। एक है जिसने एसआईपी में बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, एंड आज उसे अपनी जरूरत के हिसाब से ज्यादा इक्विटी एलोकेशन, वो डेफिनेटली उसमें से रिडीम कर ले। एसआईपी चालू रख, बट अगर आपकी वेल्थ सपोज 100 रुपया है और उसमें एसआईपी इक्विटी फंड में जो आपने की वो 90 रुपया हो गई है और आपको सिर्फ 70 रुपया रखनी है, तो प्लीज वो 20 रुपया रिडीम कर लीजिए आज का आज। आज तो 3 बज गए हैं, कल रिडीम कर दीजिए, बट आपकी एसआईपी चालू रखिए। दूसरा बंदा है जिसको 70 रुपया पहुंचना है, बट आज उसने एसआईपी करके सिर्फ 20 रुपया ही किया है, अभी तो उसे और 50 रुपया डालना है। तो भैया तू तेरी एसआईपी चालू रख, उसको रोक मत, बिकॉज तू तेरी मंजिल बहुत आगे है। और तीसरा एक बंदा है जो न्यूट्रल लेवल पे है कि भाई मेरी एसआईपी चल रही है, मुझे 50% इक्विटी में रखना था, मैं 45-40-55% के आसपास हूँ, कोई वांदा नहीं, आपकी जो एसआईपी चलती है वो चलने दो। सो व्हाट पीपल शुड लुक एट इज कि आपकी एसआईपी को टच मत करिए, बट आपकी वेल्थ में इक्विटी एलोकेशन देख लीजिए। आप अगर ओवरवेट है तो आज प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं अनंत भाई की मेरी ईएमआई है, लोन देना है, तो मैं अपने पैसे म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ और ईएमआई लोन लेके घर खरीद के फिर उसमें से ईएमआई दे दूंगा। नाउ फॉर दोज गाइज इक्विटी मार्केट अच्छा खासा भाग चुका है, अगर आपको लोन चुकाना है तो रिडीम करके निकाल दीजिए। बट आप इसलिए रिडीम मत करिए कि अब मार्केट यहाँ से 10% नीचे आ जाएगा तो मैं वापस एंटर हो जाऊंगा। लोन चुकाना है, प्लीज रिडीम करके निकाल दीजिए। ओवरवेट है, प्लीज रिडीम करके निकाल दीजिए। बट मार्केट 10% गिरे तो मैं वापस एंटर हूं, उसके लिए रिडम्पशन मत करिए। बहुत ही सर आपने सिनेरियो बेस में समझा दिया, और सर हमें समझ भी गया कि देखो मेरे 100 में से मैं अभी सिर्फ 20 रुपए इन्वेस्टेड हूं, मुझे अभी और इन्वेस्ट करना है। पर सर अब मुझे यहाँ पे डर लग रहा है कि वापस से मार्च 2020, फरवरी मार्च 2020 ऐसा क्रैश आ गया, तो क्या वो क्रैश इस साल वापस से आ सकता है? सो एक जेम्स बॉन्ड की मूवी थी नेवर से नेवर अगेन।
हाँ। तो वो है ना स्टॉक मार्केट में और किसी भी मार्केट में हमेशा वैलिड है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर आप क्रिकेटर है आनंद भाई, हम लोग सबने क्रिकेट खेला होगा कभी न कभी। हाँ। तो पहले तो हम लोग रबर बॉल से खेलते थे, फिर ग्रेजुएट हुए तो टेनिस बॉल तक पहुंचे, फिर सीजन बॉल पे पहुंचे। अब रबर बॉल में बॉडी पे लगती थी, पता नहीं चलता था। फिर टेनिस थोड़ा लगता था और सीजन तो बहुत लगता है। क्या आप कभी भी रबर से टेनिस, टेनिस से सीजन जाने में इसलिए डरे कि ये लगेगा मेरे को? क्या आपने कंडीशन डाली थी सामने वाले को कोई बाउंसर नहीं डाल सकता, मेरे को बॉडी के पास नहीं डाल सकता? बॉलर तो आपका सर लेके ही बॉलिंग करता था। तो जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, आपको पता है कि आपके हाथ में बल्ला है, पैड्स है। उस जमाने में हेलमेट नहीं थी, बट शायद आज हेलमेट भी होगी। बॉलर का काम है आपका सर तोड़ना या विकेट लेना, आपका काम है आपका सर बचाना। सर सलामत तो पगड़िया बहुत। So you have to be ready for March 20 at all point of time, and which is where this allocation comes into play. अगर आप 90% पे, तो प्लीज रीडिंग करके 70 पे आ जाइए, जो आपका नेचुरल एलोकेशन। बट 20% वाला ये सोच के रीडिंग कर दे कि शायद मार्च 20 आएगा तब मैं जाके 70% हो जाऊंगा, तो भैया मार्केट कभी इतना काइंड नहीं है कि आपको एंट्री लाने के लिए वो नीचे आ जाए। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। इनविटेशन कार्ड देने कभी भी मार्केट नहीं आएगा, उसको जो करना है वो करेगा। सर, इसमें आपने कहा कि एसेट एलोकेशन कर लो, अगर आपका ओवर एग्रेसिव है तो थोड़ा डेट में ले लो या फिर थोड़ा सा कम रिस्क प्रोफाइल प्रोडक्ट्स में ले लो। अब सर उसमें ये दिक्कत आ रही है कि ऑफ लेटली डेट की यील्ड्स काफी कम हो गई है बिकॉज ऑफ बट ऑब्वियस रीजन। यहाँ से आपका डेट का आउटलुक क्या है, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है डेट फंड्स पे, डेट के आउटलुक पे? अनंत भाई, जैसे आपने बताया कि ब्याज की दरें बढ़ रही है, आरबीआई काफी हद तक मैनेज कर रहा है और बहुत बढ़िया मैनेज कर रहा है। ये पूरे कोविड-19 में एक अगर ब्राइट स्पॉट भारतीय इकोनॉमी के लिए है तो वो आरबीआई का डेफ्ट मैनेजमेंट। जिस बखूबी से उन्होंने रेट्स, करेंसी, फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी इनको संभाला है, वो काबिले तारीफ है। अब जो डेट फंड में निवेश कर रहे हैं, उनके रिटर्न सब मिड सिंगल डिजिट के आसपास रह जाएंगे। एक, बिकॉज ब्याज की दरें बढ़ने से थोड़ी इंपैक्ट होगी रिटर्न के ऊपर, एंड दूसरा, जो आपका रिटर्न है वो नेसेसरली कूपन के आसपास लिंक रहेगा। नाउ, जो लोग लेट्स से इक्विटी में ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, उनको सेफ्टी के लिए डेट फंड में रहने में कोई वादा नहीं है, बिकॉज एनीवे आपका रिटर्न तो इक्विटी से आएगा, डेट कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए है। बट ऐसे बहुत सारे रिटायरीज होंगे, कंजर्वेटिव होंगे, जिनको डेट के सहारे अपना जीवन चलाना है। अब उनके लिए लो सिंगल डिजिट रिटर्न इज नॉट गुड इनफ। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप डेट से हाइब्रिड की तरफ प्रयाण करें। पहले जमाने में हम लोग एमआईपी कहते थे, अब उसे कंजर्वेटिव डेट हाइब्रिड स्कीम कहते हैं। उसमें 15 से 25% इक्विटी एलोकेशन होता है और बैलेंस पैसा डेट में लगता है। इसमें थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट, ये दोनों मिला के अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। दूसरा, उनको थोड़ा और आगे जाके इक्विटी सेविंग स्कीम जैसा देखना पड़ेगा या बैलेंस एडवांटेज फंड जैसा देखना पड़ेगा। इक्विटी सेविंग 25 से 40% आसपास इक्विटी रखता है, बैलेंस एडवांटेज फंड 0 to 100 रखते हैं, हमारे केस में वो 20 से 80 रखते हैं। बट आप अपने पोर्टफोलियो, जैसे दाल में आप तड़का डालते हैं तो दाल टेस्टी बन जाती है, वैसे ही डेट में हाइब्रिड फंड्स या इक्विटी का अलोकेशन करके आपको तड़का मारना पड़ेगा। दैट विल एंश्योर दैट आपके जो मिड सिंगल डिजिट रिटर्न है वह धीरे धीरे हाई सिंगल डिजिट टू लो डबल डिजिट रिटर्न की तरफ आ जाए। सर, साथ ही अगर कोई एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसने इक्विटी में एलोकेशन कर रखा है, सपोज करते 70% पोर्टफोलियो कर रखा है, 30% अगर उसने डेट में ऑलरेडी कर रखा है, तो उसको उसमें बने रहने में कोई दिक्कत है या बने रहना चाहिए? बने रहना चाहिए। इफ अगर उससे थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना है तो मैं कहूंगा कि 5-10% पैसा गोल्ड ईटीएफ में लगा सकता है। जनरली आनंद भाई,
गोल्ड में क्या है कि जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है और ब्याज के दर कम होते हैं तो गोल्ड प्राइस को सपोर्ट मिलता है। ऐसा हमने 2008 से 2011 के बीच में देखा था, जब गोल्ड प्राइसेस तकरीबन $750,000 से बढ़ के 1800-1900 डॉलर पहुंच गए थे। कुछ ऐसा ही माहौल इस वक्त दुनिया में है। ब्याज की दरें बहुत कम है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज जो हो रही है सोने के लिए कि चाइना, रशिया, इनके पास $3.5 ट्रिलियन रिजर्व पड़ा है। अब ये वुहान लैब वायरस की थियरी जोर पकड़ रही है। क्या चाइना को डर नहीं लगेगा कि यार मेरा सारा पैसा मैंने अमेरिका और यूरोप में और जापान में रखा है, कल के उठ के वहां की किसी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई ये वुहान वायरस की वजह से हमारी सबकी बैंड बची है, यहाँ पे चाइना की संपत्ति पड़ी है, जब्त कर दो और यूज कर लो इसके लिए। ट्रंप साहब ने $10 ट्रिलियन का रिपेरेशन मांगा है। तो मुझे लगता है कि चाइना और रशिया दोनों अपने रिजर्व्स को डॉलर, येन, यूरो में से गोल्ड में लेके जाएंगे। गोल्ड मेरे पास पड़ा रहेगा, डॉलर, येन, यूरो तो बाहर पड़ा रहेगा। इससे एक सपोर्ट मिल जाएगा। तीसरा जो गोल्ड में अच्छा हो रहा है वो क्रिप्टो करेंसी का हो रहा है। क्रिप्टो में अंडरलाइन कुछ नहीं होता, बट कुछ इन्वेस्टर्स है जो कहते हैं कि क्यों ना हम एक ऐसी क्रिप्टो लॉन्च करें जिसमें अंडरलाइन गोल्ड, आप क्रिप्टो लेके जाइए और आपके लिए हम लोग गोल्ड यहाँ पे रखेंगे। अब ये टाइप का कोई माहौल बन गया कि गोल्ड बैक क्रिप्टो करेंसी कम्स इनटू प्ले, देन यू नो कि देयर इज अंडरलाइंग सिक्योरिटी। जैसे पुराने जमाने में गोल्ड स्टैंडर्ड था करेंसी के लिए, वैसे आज क्रिप्टो के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड आ जाएगा। ये सारी चीजें गोल्ड की डिमांड बढ़ाएगी तो अपने आप गोल्ड के भाव बढ़ेंगे। सो 5-10% पैसा अगर किसी को गोल्ड ईटीएफ में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में या फिजिकल गोल्ड में लगाना है तो वो लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब यहाँ पे हमारा डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया और 10% गोल्ड इज गुड एज ऑफ नाउ। सर, आपने क्रिप्टो की जस्ट बात टच करी थी, क्या क्रिप्टो में भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कि मेरा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा? सो क्रिप्टो के लिए माहौल कुछ 2000 की तरह का है। बहुत लोग कहते हैं ये फ्यूचर है, बहुत लोग कहते हैं ये बकवास है। तो अनंत भाई, कुछ पॉइंट्स में रखता हूँ क्रिप्टो के बारे में जो लोगों को समझने चाहिए। नंबर 1, क्रिप्टो में ज्यादातर लोग इसलिए निवेश करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि कल मेरे पास से कोई हायर दाम पे क्रिप्टो लेके जाएगा। जब तक ये माहौल है क्रिप्टो ऐसे जाएगा, जिस दिन उल्टा हो गया वैसे क्रिप्टो ऐसे जाएगा, बिकॉज नीचे कोई अंडरलाइंग एसेट्स नहीं है, ये सब हवा में है। नंबर 2, क्रिप्टो में जब आप निवेश करें तो आपको सेफ कीपिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक ऑस्ट्रेलियन महाशय है, वो कहता है कि मैं क्रिप्टो का जनक हूँ, बट वो अपने 1,11,000 बिटकॉइंस के लिए आज लोगों को स्यू कर रहा है। अब अगर आप क्रिएटर है तो आपको खुद को पता नहीं आपकी 1,11,000 बिटकॉइंस कहाँ चले गए। एक टर्की में एक्सचेंज था जो लोगों को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए मदद करता था, फिर रातों रात तंबू निकाल के गुल हो गए, $2 बिलियन लोगों के पानी में गए। तीसरा, हार्ड ड्राइव क्रैश होने का तो बार बार सुनते हैं। क्रिप्टो में पैसा लगाया था और हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई, क्रिप्टो उड़ गया। तो सेफ कीपिंग ऑफ क्रिप्टो बहुत ही क्रिटिकल है। तीसरी चीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। मेरे एक मित्र थे जिन्होंने ये अनुभव खुद किया। भारत में कुछ वेबसाइट है जहां से या ऐप है जहां से आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं। वो $100 में भी आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदने की मदद करते हैं। उसने $1,000 के बिटकॉइंस खरीदे, उसको सिर्फ $880 के बिटकॉइंस मिले। 12% ट्रांजैक्शन टैक्स था। बेचने गया तो और 12% उड़ गए। नाउ लोअर लेवल पे इस तरह का ट्रांजैक्शन टैक्स है विच पीपल शुड रिमेम्बर। ये सारी चीजों को जमा करो तो एक मतलब तजुर्बा निकलता है कि बिटकॉइन इज हाई रिस्क हाई रिटर्न गैम्बल, एंड उसमें उतना ही पैसा लगाना चाहिए जो अगर कल जीरो हो जाए तो आपको तकलीफ नहीं होगी। सर, आपने बहुत सारे मजेदार पॉइंट्स बताए क्रिप्टो में, और सबसे मजेदार था वो बिगर फूल थ्योरी वाला जो हमेशा चलता है कि मुझसे ऊपर खरीदने वाला कहीं ना कहीं तो कोई मिल ही जाएगा। yeah. सर, इसमें टुवर्ड्स द एंड
कुछ ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास जैसे कि जब ये अभी बुल मार्केट चल रहा है, बहुत अच्छा 1 साल का हम बुल मार्केट देख चुके हैं। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो इन्वेस्टर आपको दिख रहे हैं आपके सामने कि यार ये ऐसी मिस्टेक है जो सारे के सारे इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, ऐसा मत करो, वो क्या होगी मिस्टेक्स? सो अगर आप देखें ऋषभ पंत को, तो हुँ, उनकी करियर मतलब अभी तो शुरू ही की है, बट जो अब तक की करियर उसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करे, तो एक था कि करियर की शुरुआत में वो बहुत सारे एडवेंचरस शॉट मार के आउट हो जाते थे, हुँ, और फिर उन्होंने सेकंड पार्ट में जब मेच्योरिटी आ गई तो अपनी इनिंग्स को बिल्डअप करना चालू किया। हुँ, ये सेम चीज आपको निवेश में ध्यान रखनी है। सिर्फ पिछले 1 डेढ़ साल में आपने जो भी किया पैसा बना, हुँ, जो खरीदा उसमें पैसा बना ही है, हुँ, किसी में कम किसी में ज्यादा, बट बना है। नाउ हुँ, दैट शुड नॉट क्रिएट ओवर कॉन्फिडेंस टू यू। हुँ, सिर्फ बुल मार्केट हर किसी को हवा दे देता है, हुँ, बट अपने को मालूम होना चाहिए कि बस ये तकदीर का पैसा है, स्किल का पैसा नहीं। हुँ, तेजी थी तो पैसा बना, मंदी में जा भी सकता है। So please be very careful about what risk you are taking. Bull हुँ, market gives overconfidence to people. Don't invest in overconfidence. Don't trade in overconfidence. दूसरी चीज है कि जब लोग शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, ट्रेडिंग की, तो छोटे छोटे पैसे से करते हैं। हुँ, फिर जब पैसा बनता है तो कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर लिवरेज करके करते हैं। हुँ, ऐसी गलती मत करिए। यह मार्केट लिवरेज का मार्केट नहीं है। यह मार्केट बोरो करके निवेश का मार्केट नहीं है। इस मार्केट में आप एक डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन रखिए और उसको चलाइए। सो प्लीज डोंट टेक एक्स्ट्रा रिस्क, प्लीज डोंट टेक एडिशनल रिस्क, बिकॉज लास्ट 1 ईयर रिस्क टेकिंग हैज फेवर्ड यू। हुँ, एक चीज जो देखी है कि कई बार क्या होता है कि स्टॉक एक्स चल गया, हुँ, तो बोलते हैं ये तो बहुत महंगा हो गया, एक काम कर, इसका जोड़ीदार कोई है उसको दे दे, हुँ, उसमें ले लेते हैं। हुँ, अब भैया स्टॉक एक्स चला, उसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक वाई चले। हुँ, अगर आपको लेना है तो अच्छे स्टॉक लीजिए, उसके जोड़ीदार स्टॉक्स क्यों लेने। हुँ, सो ये छोटी मोटी चीजें जिसका ध्यान रखिए। मार्केट में पूनम और अमास की तरह तेजी और मंदी आती रहेगी, कोई चीज परमानेंट नहीं है। हुँ, पूनम की चांदनी देखे तो हमेशा दिमाग में ये रखना चाहिए कि कभी न कभी अमावस्या का अंधकार आएगा, और हुँ, जिस वक्त आप अमावस्या के अंधकार से घिरे हैं, तब ये ध्यान रखना चाहिए कि बस कभी न कभी पूनम की चांदनी आएगी। ना हुँ, बहुत लालची बनिए, ना बहुत डरपोक बनिए। हुँ। सुपर्ब सर, मजा आ गया। हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें बिल्कुल क्विकली कवर कर ली है। सर टुवर्ड्स द एंड फाइनल एडवाइस, फाइनल इमोशनल मैनेजमेंट के रिलेटेड पॉइंट जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, चाहे डायरेक्ट इक्विटी से रिलेटेड हो, फाइनल आपकी ब्लेसिंग्स। सो कुछ चीजें हैं जो लोगों को समझनी चाहिए। एक, हमारी संस्कृति में सरस्वती माता और लक्ष्मी माता का हम पूजन साथ करते हैं। हम्म, ये क्या बताते हैं कि पैसा कमाना है तो नॉलेज होना जरूरी है, हम्म, विजडम होनी जरूरी है। सो एक है कि तकदीर में है तो पैसा बन गया ट्रेडिंग करके या किसी के टिप्स सुन के, बट हम्म, उस पैसे को अगर सस्टेन करना है तो सरस्वती माता की पूजा करना बहुत जरूरी है, ताकि लक्ष्मी माता की कृपा बरकरार रहे। सो जहां पे भी आपने निवेश किया है, कुछ रिसर्च कर लीजिए उसके बारे में। और अगर आप खुद, आपके पास समय नहीं है वो रिसर्च करने के लिए, तो अनंत भाई जैसे लोगों को साथ में रख लीजिए जो आपको गाइड कर सके। सो लक्ष्मी माता की कृपा बरकरार करने के लिए सरस्वती माता की अर्चना करना बहुत जरूरी है। हम्म, दूसरी चीज, ये जो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड है वो जंगल की तरह है, वो एक युद्ध भूमि के बराबर है। कभी न कभी कुछ ना कुछ होता रहेगा। सो इस जंगल में, इस युद्ध भूमि में नेविगेट करने के लिए आपको एक सारथी जरूरी है। हम्म, वो सारथी जो आपको गाइड कर सके कि इतना अलोकेशन रखिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यहाँ पे लॉस हो गया कोई वादा नहीं, बट लॉन्ग टर्म के लिए रख दीजिए। एसेंशियली एक ऐसा शोल्डर आपको चाहिए जिसके ऊपर आप रो सको जब आपका पैसा गया है, और हंस सको हम्म, जब आपका पैसा बना है। वो आपको बैलेंस कर दे। हम्म, So always go for a navigator, always go for a Sarthi who can help balance your gear, greed and fear.
तीसरी चीज, मतलब कोई भी समय मार्केट एक जैसा नहीं रहता। पिछले 13 महीनों से मार्केट भागा है इसलिए नेक्स्ट 13 महीने भागेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में तेजी और मंदी चलती ही रहेगी, एंड इसीलिए आपको ये असेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। सस्ती मार्केट में लिवरेज निवेश कर सकते हैं, ओवरवेट निवेश कर सकते हैं। महंगी मार्केट में अंडरवेट रहना मुनासिब है, एंड न्यूट्रल मार्केट है वहां पे न्यूट्रल वेट रखना मुनासिब है। तो ये सिंपल सी चीजें आनंद भाई, लालच और भय ये दोनों को काबू में रखिए, बाकी सारी चीजें अपने आप होती रहेंगी। सुपर्ब सर आप इतनी प्यारी लैंग्वेज में और इतने इजी लैंग्वेज में बताते हैं ना। हमें लास्ट सेशन से आपसे पता चल गया था कि आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, आज वो कंफर्म हो गया है कि आप बहुत ही मजेदार फॉलोअर है क्रिकेटर के। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट एवरीथिंग। मार्केट हो गया, डायरेक्ट स्टॉक्स हो गया, केतन पारिक हो गया, बिटकॉइन, गोल्ड, ऑलमोस्ट सेक्टर्स, सब कुछ हमने कवर कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू आनंद, स्टे सेफ, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर।